चलो यहाँ देखो, ये बताया था ये कौन सा प्लेन है, जियोमेट्रिक मेरिडियन। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। मान लो ये नेट फील्ड है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और ये है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ कौन सा आएगा हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे वर्टिकल। ये यहाँ से निकाल सकते हो, बी एच क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल वाला होगा बी साइन डेल्टा। दोनों को डिवाइड कर दोगे, मान लो ये 1 है ये 2 है, 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये क्या आएगा, टेन डेल्टा इज इक्वल्स टू बी वी अपॉन बी एच। तो डेल्टा यहाँ से निकल जाएगा, डेल्टा क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ बी वी अपॉन बी एच। एक और चीज़ कर सकते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। अगर दोनों को स्क्वायर कर दे और ऐड कर दे, ये 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या है, हाँ तो नेट क्या होगा, बी नेट होगा रूट ओवर बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। या इसको स्क्वायर करके भी देख लो, स्क्वायर करके ऐड करोगे यही आएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा रुक जाओ, एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। लिखो क्वेश्चन लिखो। The horizontal and vertical component, the horizontal and vertical component of Earth's magnetic field, the horizontal and vertical component of Earth's magnetic field at a place, the horizontal and vertical component of Earth's magnetic field at a place are are 0.5 Gauss, 0.5 Gauss and 0.4 Gauss respectively. The horizontal and vertical component of Earth's field at a place are 0.5 Gauss and 0.5 और 0. क्या बोला था, 4 Gauss respectively. Calculate the angle of dip. Calculate the angle of dip and the resultant magnetic field. Calculate the angle of dip and the resultant magnetic field. यहाँ देखो बहुत सिंपल सा पार्ट है। हॉरिजॉन्टल कितना गिवन है 0 पॉइंट, वर्टिकल कितना गिवन है, स्टेटमेंट क्या है दी, हाँ तो हॉरिजॉन्टल होगा 0.5 और ये है 0.4। डेल्टा निकालना है, टेन डेल्टा क्या होगा, टेन डेल्टा इज बी वी अपॉन बी एच, ऊपर वर्टिकल नीचे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो टेन डेल्टा हो जाएगा कुछ नहीं है, ये कितना है बी 4/5, ठीक है ना। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 8, 0.8, बस यही है एंगल ऑफ डिप। निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रूट ओवर 0.4 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 0.16, 0.25, ये कितना आ गया 0.41 रूट, ये आंसर है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 गॉस। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 गॉस and total magnetic field is 0.4 gauss. The horizontal component of Earth's magnetic field is 0.2 gauss and total magnetic field is 0.4 gauss. Find the angle of dip. निकालो फास्ट ये। Find the angle of dip. The horizontal component of Earth's magnetic field is 0.2 gauss and total magnetic field is 0.4 gauss. And total magnetic field is 0.4 gauss. Find the angle of dip. हॉरिजॉन्टल दिया है, टोटल दिया है, पहले इससे वर्टिकल निकालो, उसके बाद डिप निकालो। डिग्री आना चाहिए, 60 डिग्री आना चाहिए। क्या आया? 60 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ क्या गिवन है, क्या गिवन था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 0.2, ठीक है ना, और नेट कितना है? 0.4। तो पहले वर्टिकल निकालेंगे। बी नेट क्या होगा? रूट ओवर बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ठीक है। बी नेट कितना है? 0.4, इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा बी एच स्क्वायर मीन 0.2 का होल स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये कितना आ जाएगा? 0.16, ये आ जाएगा 0. कितना? 0.4 प्लस बी वी स्क्वायर। इधर माइनस करो, कितना आ रहा है ये? 0.12, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। क्लियर है? तो टेन डेल्टा क्या होगा? टेन डेल्टा होगा बी वी अपॉन बी एच। बी वी कितना है? रूट ओवर 0.12 और बी एच कितना है? 0.2। ये है टेन डेल्टा। इसको एक काम करो, रूट के अंदर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? 0.12, ये आ जाएगा 0.04। क्लियर? कैंसिल हो गया, ये कितना है? √3। टेन डेल्टा √3, टेन इनवर्स ऑफ √3 कितना? 60 डिग्री। ये है एंगल ऑफ डिप इस प्लेस में। क्लियर है ना ये पार्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये वाला, इसको रूट में ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो 0.04 रूट का ही तो 0.2 आता है ना, या फिर इसको रूट ले लो आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 12/100, ठीक है, अपॉन 0.2। ये क्लियर है या नहीं? 0.12 को 12/100 लिखा, तो ये हो जाएगा √12 और 100 का रूट कितना आ जाएगा? 10 नीचे आ गया इंटू 0.2। क्लियर? तो हो जाएगा √12/2। √12 निकाल लो, 2 6 12 236, ये कितना आएगा? 2√3/2, कितना? √3। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। हो जाएगा, हो जाएगा।
नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्वेश्चन नहीं है, हेडिंग डालो, वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डिप एट डिफरेंट लोकेशन, वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डिप, वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डिप एट डिफरेंट लोकेशन। यहां देखो, वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डिप एट डिफरेंट लोकेशन। वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डिप एट डिफरेंट लोकेशन। ये क्या था, मैग्नेटिक साउथ, ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर है ये बात? इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। ये क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर है ये पार्ट? देखो यहां पे ये था जियोग्राफिक मेरिडियन और ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल ऑफ डिप कौन सा प्लेन में मेजर करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला प्लेन में। अगर ये बी नेट है तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप। अरे क्लियर है ना, कौन सा मेरिडियन में मेजर होता है ये, मैग्नेटिक मेरिडियन में। अब यहां पे देखो, बेसिकली 4 जगह निकालना है एंगल ऑफ डिप। यहाँ पे जब यहाँ पे है तो एंगल ऑफ डिप कितना होगा इस पर्टिकुलर लोकेशन में, मतलब इक्वेटर पे और पोल्स पे, इक्वेटर और पोल पे मैग्नेटिक, इक्वेटर और पोल पे डिक्लिनेशन, सॉरी ये एंगल ऑफ डिप कितना होता है वो निकालना है। क्लियर है ये पार्ट? अब यहाँ पे देखो प्लीज, यहाँ देखो करने का तरीका क्या है, प्लीज यहाँ देखो। क्या बताओ, यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नेट, नेट किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये एग्जैक्टली यहाँ पे बीच में, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, ऐसा होगा ना नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां से निकल के इधर से होते हुए कुछ इधर जाएगा। ये क्लियर है या नहीं? तो अगर मैं बोलूं इस पर्टिकुलर लोकेशन में कॉम्पास लेके खड़े रहोगे तो कॉम्पास किधर दिखाएगा, इधर एग्जैक्टली। क्लियर? इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां देखो, बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट है क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल है। देखो इस पर्टिकुलर लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड सीधा है ना, इसके रेस्पेक्ट में देखोगे, इसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो सीधा आएगा। ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे खड़ा होके अगर कॉम्पास लेके रहोगे तो कॉम्पास कैसा दिखाएगा, सीधा इधर। क्लियर? यही है नेट, ये नेट है। तो एंगल ऑफ डिप यहाँ पे कितना हो गया, 0। हाँ, एंगल ऑफ डिप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सिमिलरली अगर यहाँ पे रहोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का नेट डायरेक्शन किधर आएगा, इधर। अरे ये समझ में आया? अगेन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सीधा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या, सीधा। तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ डिप कितना होगा, 0। अच्छा अगर आप यहाँ पे खड़े रहोगे, यहाँ पे खड़े रहोगे, इधर इधर एग्जैक्टली इधर, तो बताओ कॉम्पास किधर दिखाएगा, जिधर लाइन जाएगा उधर ही कॉम्पास जाएगा। तो कॉम्पास दिखाएगा नीचे इधर। यहां से कितना हो गया, सरफेस से कितना हो जाएगा, 90। तो एंगल ऑफ डिप यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। एग्जैक्टली यहाँ पे भी एंगल ऑफ डिप कितना होगा, ये याद रखना, पोल्स पे एंगल ऑफ डिप होता है 90 डिग्री, इक्वेटर पे होता है 0 डिग्री। ये ड्रॉ कर लो। बताओ पोल्स पे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का? हाँ तो tan, तो हॉरिजॉन्टल अगर नहीं है तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे tan डेल्टा क्या था, tan डेल्टा था BV अपॉन BH। पहले बताओ इसका यहाँ पे कौन सा देख रहे, इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल पोजीशन, सॉरी इक्विटोरियल मत लिखो, इक्वेटरली, एट इक्वेटर। बताओ वहां पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट है क्या, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे है क्या, कोई कोई कंपोनेंट इधर है क्या वर्टिकल डायरेक्शन में, पूरा हॉरिजॉन्टल है। तो BV क्या हो गया, BV 0, तो डेल्टा कितना आएगा, 0। tan 0 0 होता है ना एट पोल्स। बताओ यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल है क्या मैग्नेटिक फील्ड, पूरा का पूरा नीचे जा रहा है वर्टिकल। क्लियर? तो BH क्या हो गया,
जीरो। अगर बी एच जीरो डालेंगे तो इन्फिनिटी, टेन इन्फिनिटी मतलब डेल्टा कितना 90 डिग्री। क्लियर है, ये भी ऐड कर लेना। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? ये कॉपी करो फास्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसमें कोई डाउट है क्या? हालांकि ये सब पार्ट नीट से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी बेसिक बेसिक देख लेना एक बार, दैट उतना ही काफी है, उससे ज्यादा और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखो। The angle of declination, the angle of declination at a place is 15 degree. The angle of declination at a place is 15 degree west of north. The angle of declination at a place is 15 degree west of north. The angle of declination is 15 degree at the angle of declination at a place is 15 degree west of north. Full stop. In which direction should a ship be steered? In which direction should a ship be steered so that it reaches? In which direction should a ship be steered so that it reaches a place due east? So that it reaches a place due east. So that it reaches a place due east. अब यहां देखो ध्यान से, ये खुद से नहीं कर पाओगे। होता क्या है, यहाँ देखो, बेसिकली थ्योरी है ये, इसको मानते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये क्या है ज्योग्राफिकल साउथ, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक साउथ। ये दोनों का बीच का एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर है ये पार्ट? बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? कहां पे? नहीं नहीं नहीं, वो तो अर्थ के रेस्पेक्ट में है ना, ये तो प्लेन के रेस्पेक्ट में है। नहीं आ रहा है क्या समझ? ये प्लेन के रेस्पेक्ट में, प्लेन के रेस्पेक्ट में। प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं? नॉर्थ साउथ और पॉइंट को मिला के। क्लियर? ये प्लेन का रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। वो तो अर्थ में जहां पे नॉर्थ होगा वहां पे साउथ होगा, यहाँ पे उस बेसिस पे नहीं है, ठीक है ये क्लियर? अब देखो ध्यान से देखो, आपको क्या बोला है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मान लो
ड्रॉ मत करना, ये पर्सन है यहाँ पे खड़ा। क्लियर? ये कुछ ऐसा एक्सिस होता था, ये कुछ ऐसा ऐसा, ये होता था मैग्नेटिक, ये होता था ज्योमेट्रिक। इन दोनों का बीच का एंगल को ही क्या बोलते थे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगर एक प्लेन मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसा, और एक प्लेन मैं ऐसा ड्रॉ करूं इसको लेके, तो दोनों एक पॉइंट पे कट करेगा ना, ये दो प्लेन को मैं यहाँ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ये। क्लियर? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आपको क्या बोला, आप पहले ऐसे ड्रॉ करो इसको, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर समझने के लिए। सॉल्यूशन इस टाइप का क्वेश्चन का अप्रोच ऐसे करते हैं, ठीक है। इधर लिखो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इधर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये है ज्योग्राफिकल ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल वेस्ट। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर? अब क्वेश्चन पढ़ो क्या गिवन है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो इसका मतलब क्या होता है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, यही है ना। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नॉर्थ से वेस्ट ऑफ वेस्ट, नॉर्थ, ये नॉर्थ है, वेस्ट की तरफ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर? कितना डिक्लिनेशन है, 15 डिग्री। ये अल्फा का वैल्यू गिवन है। क्लियर? मतलब यहाँ पे कौन सा एक्सिस होगा, मैग्नेटिक, क्योंकि अल्फा किसके बीच का एंगल है, ये वाला प्लेन और मैग्नेटिक वाला प्लेन। तो यहाँ पे कौन सा प्लेन होगा, खुद बताओ, यहाँ पे कौन सा प्लेन होना चाहिए, यहाँ बीच से पास होगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये इस तरह से होगा। ये क्लियर? ये पार्ट क्लियर? इधर मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ। अगर अर्थ का रिस्पेक्ट में नहीं, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं। समझ में आया ना ये पार्ट? मेरे को जाना कहाँ है, बोट को जाना कहाँ है, ईस्ट। ऑब्वियस सा बात है, जब मैं डायरेक्शन बोलूंगा बोट वाला डायरेक्शन वो ज्योग्राफिकल होगा, मैग्नेटिक नहीं होगा। समझ में आया ना? ईस्ट जाना है। कॉम्पास कहाँ दिखाएगा, कॉम्पास हमेशा नॉर्थ की तरफ दिखाता है, इधर। मेरे को जाना ईस्ट की तरफ। ये समझ में आया ना? और मेरे को पता है यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किधर है, सबसे पहला डायरेक्शन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है। समझ में आ रहा है? और मेरे को पता है ये 15 डिग्री है, और मेरे को ये 15 डिग्री है, कॉम्पास यहाँ दिखा रहा है, मेरे को जाना है वहां पे। तो बोट को कितना घुमाना पड़ेगा, 105 डिग्री, दैट्स ऑल। ये आंसर है। समझ में आ रहा है या नहीं? ये पार्ट क्लियर है? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? और भी क्वेश्चन है इस तरह का करते हैं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी नीट में आया नहीं है, दिया है, लिखो। आएगा नहीं ये, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हाँ, चलो कुछ पीवाईक्यू करते, देखो एक मिनट रुक जाओ बस।
चलो एक क्वेश्चन लिखो। 2020 2022 का है ये, अभी तो फिलहाल नहीं आता ऐसा। लिखो। The vertical component of Earth's magnetic field is the vertical component of Earth's magnetic field is 6 into 10 to the power minus 5 Tesla. The vertical component of Earth's magnetic field is 6 into 10 to the power minus 5 Tesla at a place where angle of dip is 37 degree. At a place where angle of dip is 37 degree. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। The vertical component of Earth's magnetic field is 6 into 10 to the power minus 5 Tesla at a place where angle of dip is 37 degree. Full stop. Calculate the resultant magnetic field of Earth at that place. Calculate the resultant magnetic field of Earth at that place. Calculate the resultant magnetic field of Earth at that place. Calculate the resultant magnetic field of Earth at that place. निकालो कितना आ रहा है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। कितना आ रहा है? 10 टू द पावर माइनस 4 करेक्ट है। सबका 10 टू द पावर माइनस 4 आना चाहिए। देखो नहीं हो रहा है तो कहीं गलत कर रहे हो कैलकुलेशन में। बोलो कितना आ रहा है? आ गया सबका 10 टू द माइनस 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आ गया ना सबका? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लिखो। देखो अब ये वाला जो बोल रहा था, ये वाला पहले वाला कंसेप्ट कैसे मिक्स करता है, लिखो क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। लिखो 2 बार मैग्नेट्स, ये ट्राई करना खुद से नहीं होगा तो मैं कर दे रहा हूँ। 2 बार मैग्नेट्स ऑसिलेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। 2 बार मैग्नेट oscillates in a horizontal plane in Earth's magnetic field. 2 bar magnets oscillates in horizontal plane. 2 bar magnets oscillates in horizontal plane in Earth's magnetic field with time period of 3 second and 4 second respectively. 2 bar magnets oscillates in a horizontal plane in Earth's magnetic field with time period of 3 seconds and 4 seconds respectively. Full stop. If their moment of inertia are in ratio 3:2, if their moment of inertia are in ratio 3:2, if their moment of inertia are in ratio 3:2, then find the ratio of their magnetic moment.
देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। एक बार खुद से ट्राई करो। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। आ रहा है? नहीं 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 नहीं, 8:3 आना चाहिए। 8:3 सही से देखो, कहीं मिस्टेक हुआ है। 8:3 आएगा। देखो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन क्या है बताओ, क्वेश्चन क्या है? पहला मैग्नेट का टाइम पीरियड है 3 सेकेंड, दूसरा मैग्नेट का टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड। नेक्स्ट I1 अपॉन I2 कितना है 3:2। क्लियर है ये पार्ट? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अच्छा, दोनों का क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू अर्थ मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो सकता है ना। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? अर्थ का। और दोनों मैग्नेट सेम लोकेशन पे है। अगर सेम लोकेशन में है तो बी भी तो सेम होगा ना दोनों केस के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? लोकेशन अलग अलग रहता तब भी अलग है। सेम लोकेशन मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज व्हाट? सेम। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो बस रेशियो निकाल लो ना, T1 अपॉन T2 क्या लिख सकता हूं मैं बताओ? √2π कैंसिल हो गया। ये I1 डिवाइडेड बाय M1B अपॉन I2 डिवाइडेड बाय M2B। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बी भी कैंसिल हो गया। T1 अपॉन T2 क्या आएगा? इक्वल्स टू I1 M2 चले गया ऊपर, I2 नीचे, M1 नीचे। क्लियर? T1 बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? I1 अब T1 अपॉन T2 कितना है 3/4 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2 कितना है 3/2 इंटू M2 बाई M1। क्लियर? स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 3/2 M2 अपॉन M1। क्लियर? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8। ये M2 अपॉन M1 है तो M1 अपॉन M2 कितना आएगा 8/3। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये आंसर है। क्लियर है ना ये पार्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का लिखो। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट फॉर्मेट लिखो। क्लियर है ना ये? नेक्स्ट लिखो, कॉपी कर लो, ये कॉपी करो, नेक्स्ट लिखो। कॉम्पास नीडल ऑफ ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर।
A compass needle of oscillation magnetometer. A compass needle of oscillation magnetometer. A compass needle of oscillation magnetometer oscillates 20 times per minute. Oscillates 20 times per minute. Oscillates 20 times per minute at a place capital P, at a place capital P of dip 30 degree. At a place capital P of dip 30 degree. Full stop. क्लियर? इसी तरह से लैंग्वेज दिया हुआ था. क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं. ए कॉम्पास नीडल ऑफ ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर ऑसिलेट्स 20 टाइम्स पर मिनट at a place P of dip 30 degree. Find the number of oscillation per minute. Find the number of oscillation per minute. Sorry. Find the नहीं. Find को काटो. The number of oscillation per minute. The number of oscillation per minute becomes. The number of oscillation per minute becomes 10 at another place capital Q. The number of oscillation becomes 10. The number of oscillation becomes 10 at another place Q of 60 degree dip. Of 60 degree dip. Find the ratio of total magnetic field. Find the ratio of total magnetic field. Find the ratio of total magnetic field at two places P and Q. Find the ratio of total magnetic field at two places P and Q. अब याद रखना एक चीज नोट में भी लिख लो. ये याद रखना, ये जो फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी. ये क्लियर? ये पार्ट यहाँ देखो, ये नोट में लिख लेना. फॉर अर्थ, अगर ये अर्थ का फील्ड देख रहे हो, फॉर अर्थ फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरल कोई एक्सटर्नल नहीं है, किसका है? अर्थ का है. तो ये बी कौन सा होता है? ये बी नेट नहीं होता है, ये बी एच होता है. क्लियर है ना? अर्थ का केस में ये क्या होगा? बी एच. ये याद रख लेना बस. क्लियर? जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है बी. अरे इज इट क्लियर और नॉट? फॉर अर्थ फील्ड टाइम पीरियड में ये वाला पार्ट क्या होता है? यहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं? अर्थ का हॉरिजॉन्टल लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल से ऑसिलेशन नहीं होता है. क्लियर? अरे ऑसिलेशन कौन कराएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? क्लियर? चलो क्वेश्चन पे आते हैं. ये याद रखना, लिख लो नोट पे. अगर अर्थ का फील्ड आ जाए और ऑसिलेशन वाला केस आ जाए तो ये बी अर्थ का नेट नहीं होता है, बी हॉरिजॉन्टल होता है. क्लियर? चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन क्या था बताओ? ए कॉम्पास नीडल ऑफ ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर ऑसिलेट्स 20 टाइम्स पर मिनट एट ए प्लेस P. यहाँ पे देखो एक प्लेस है P. यहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना है? 30 डिग्री. और ऑसिलेशन किस तरह से हो रहा है? 20 ऑसिलेशंस पर मिनट. प्लीज यहाँ पे देखो ये कितना है? 20 ऑसिलेशंस कितना मिनट में? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड. 60 सेकेंड्स में 20 ऑसिलेशन. तो एक सेकेंड में कितना? अरे या ऐसे लिखो, एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा? एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 60/20 सेकेंड्स. एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं. तो टाइम पीरियड P, प्लेस P पे कितना है बताओ?
3 सेकेंड। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो यहां तक कोई डाउट है? तो बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ पी हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अपॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट m, और यहाँ का नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एच एट पी लिख देते। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? अच्छा नेक्स्ट पहला लाइन ये है, क्लियर ये पार्ट। अब कौन सा जगह गए बताओ? दूसरा जगह एट प्लेस क्यू। पहले ये बताओ, अगर मैं जगह चेंज कर रहा हूं तो मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा क्या? ये मैग्नेट यहाँ पे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, यहां से मैं उधर चल रहा हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये आई और एम क्या रहने वाला है, बस बी एच चेंज होगा। जगह चेंज करने से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। क्लियर है ये पार्ट? तो अब क्या किया, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना है बताना, 60 डिग्री, और इसका क्या दिया हुआ है, कितना ऑसिलेशन पर मिनट, 10 ऑसिलेशंस इन 60 सेकेंड्स। क्लियर? तो एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड। एक ऑसिलेशन का जो टाइम है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो यहाँ का टाइम पीरियड है 6 सेकेंड। क्लियर? तो टाइम पीरियड Q का क्या होगा, 2 पाई, मैग्नेट का कुछ चेंज नहीं होने वाला, आई भी सेम रहेगा, एम भी सेम रहेगा, बस ये आ जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एट पोजीशन Q। ये क्लियर एवरीवन? दोनों को डिवाइड कर दो, TP अपॉन TQ कर दे रहा हूं मैं। तो ये क्या होगा बताओ, 2 पाई कैंसिल हो गया। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? आई और एम भी कैंसिल हो जाएगा, एच क्यू वाला पार्ट ऊपर चल गया और पी वाला पार्ट कहाँ गया, नीचे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यू ऊपर चल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्यू कहाँ गया, पी नीचे आ जाए। ए क्लियर एवरीवन? हॉरिजॉन्टल। बोलो यहां तक कोई डाउट है? कितना टाइम पीरियड पी का, 3, और क्यू का कितना है, 6। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट लोकेशन Q, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट लोकेशन P। क्लियर? बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? ये कौन सा कंपोनेंट है, यहां गलती मत करना, हॉरिजॉन्टल। मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा था बताना, रेशियो निकालना है किसका, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, नेट कॉस एंगल ऑफ डिप। क्लियर? तो ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2 इक्वल्स टू बी क्यू क्या होगा, बी नेट एट क्यू, ये नेट है, इंटू कॉस क्यू का डिप कितना था, 60। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? ये है बीपी नेट, ये नेट है याद रखना। कॉस यहां का एंगल ऑफ डिप कितना था, 30, ये हाफ, ये स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 1/4। 1/4 इज इक्वल्स टू बी क्यू, कॉस 60 है हाफ, बी पी कॉस 30 है √3/2। ये क्लियर एवरीवन? ये रूट में है। क्लियर? नहीं रूट तो हट गया, रूट हट गया है। क्लियर? 2 कैंसिल हो गया, √3 इधर आ गया, तो बी क्यू अपॉन बी पी कितना आया, √3/, मेरे को क्यू पी निकालना था या पी क्यू निकालना था, यही आंसर है, पी क्यू ये क्यू जो भी है ये आंसर है, रेशियो ये है। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? हाँ यही है बस, इसमें कुछ है ही नहीं। लास्ट लाइन क्या लिखा होता, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एट 2 प्लेसेस। पहला पी था ना, बीपी अपॉन बी क्यू निकालेगा, कितना आ रहा है ये, 4/√। बोलो यहां तो कोई डाउट है क्या? हालांकि क्वेश्चन में लिखा ही था, क्वेश्चन में लिखा था कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी क्यू इज टू बीपी, ये क्वेश्चन था, तो ये उसके हिसाब से ये आंसर है। लेकिन क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिखा है तो आप रेस्पेक्टिवली दोगे, जो पहला है उसके बाद दूसरा। क्लियर ये पार्ट? क्वेश्चन में मेंशन रहेगा किसका किसका रेशियो। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो यही था जो आपको बता रहा था, आएगा तो बस ये आ सकता है, क्योंकि टाइम पीरियड वाला पार्ट किस में है, सिलेबस में।
लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है। क्लियर? तो सिर्फ इतना बताने के लिए कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नेट का टर्म्स में कैसे लिखते हैं, कॉस डेल्टा, ये वाला फॉर्मेट आ सकता है। ये भी पहले आता था जेडब्ल्यू मेन में 2022-23 तक आया, उसके बाद आना बंद हो गया ऐसा टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया। नीट का भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये टाइम पीरियड वाला पार्ट सिलेबस में है। हो सकता है कि टाइम पीरियड को वो लोग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ले ले, तब इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर? बस चेंज क्या हो जाता है, वहां पे बी बन जाएगा बी एच। अब बी एच को अगर टोटल में लिखना चाहो तो बी कॉस डेल्टा लिख सकते हो। दैट्स ऑल। क्लियर एवरीवन? इतना ही है बस, इसमें और कुछ नहीं है। और इस चैप्टर में तो कुछ नहीं है जो आने लायक है, और नहीं आएगा कुछ। नेक्स्ट यहाँ देखो कौन पूछो। ये हो गया, ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, यही है, इतना ही आएगा। हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है। यही अर्थ मैग्नेटिज्म। बोलो ये इस चैप्टर में कोई डाउट है क्या? परमानेंट मैग्नेट आपका कंप्लीट होता है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ये चैप्टर में इतना ही पार्ट है, ये चैप्टर को छोड़ भी सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। बस एडिशनल पार्ट ये याद रख लेना, एंगल ऑफ डीप, हॉरिजॉन्टल और नेट में क्या रिलेशन होता है, बस इतना ही। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? ईएमडब्ल्यू। हेडिंग डालो ईएमडब्ल्यू वेव्स। ईएमडब्ल्यू से पहले आपको कम से कम उसका पहले वाला पार्ट सब पता रहना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा समझने में। अल्टरनेटिंग करंट हुआ है। मैग्नेटिज्म पूरा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म का वो सब तो हो गया होगा ना, एम्पियर, सर्किटल लॉ, वो सब हो गया ना। चलो ठीक है, उसका बेसिस पे हो जाएगा। तो मैग्नेटिक वेव्स, मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, मैं नोट्स कभी बना मैं। हाँ, फिर से नहीं हो पाए, फिर से टाइम लगेगा ना, नहीं समझ रहे हो क्या? बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है। अरे तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर कुछ तो होगा ना, वो सब देख लो। यहाँ यही का क्लास का ही। हम्म। नेक्स्ट ये लिखो, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो मैं कहा था।
सबसे पहले लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता रहना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है, ठीक है। लिखो पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स travels with speed of light in vacuum। याद रखना सिर्फ वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट लिखो इन डिफरेंट मीडियम्स it will travel in different mediums, it will travel at speed less than the speed of light। In different mediums it will travel at speed less than the speed of light। In different medium it will travel with speed less than the speed of light। ठीक है, मैं बताऊंगा, पहले पॉइंट्स लिख लो। पॉइंट 1, पॉइंट 2 लिखो, पॉइंट 2 लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are made of oscillating electric and magnetic field। Electromagnetic waves are made of oscillating electric and magnetic field vibrating perpendicular to each other। Electromagnetic waves are made of oscillating electric and magnetic field vibrating perpendicular to each other। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लिखो, पॉइंट नंबर 3 लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये इस तरह से, यहाँ देखो पॉइंट नंबर 3, सी गामा एक्स यू वी आई एम आर। ठीक है, ये है कॉस्मिक रेज, ये आपको पता है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये है विजिबल पोर्शन ऑफ लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और लास्ट है रेडियो वेव्स। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। क्लियर है ना ये पार्ट? पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इससे बना हुआ है, ये पूरा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। क्लियर? अच्छा, जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है। वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ मतलब लैम्डा इंक्रीज। क्लियर? अच्छा, एनर्जी, ये रिलेशन पढ़ा होगा, एनर्जी ऑफ ए गिवन वेव इज गिवन बाय hc बाय लैम्डा। सी स्पीड ऑफ लाइट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा नीचे है, तो लैम्डा इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज। तो एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज। इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगा, वेवलेंथ इंक्रीज होगा। क्लियर है ना ये पार्ट? तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? कॉस्मिक, और सबसे कम रेडियो वेव्स। क्लियर? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अच्छा, लास्ट चैप्टर का लास्ट में आपको यूजेस भी पता रहना चाहिए, ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, बेसिक 3-4 वो एग्जाम में आता है। क्लियर? कि अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ पे यूज होता है, या एक्स रेज, या इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, साथ में उसका क्या वेवलेंथ भी, इसका कहाँ से कहाँ तक का वेवलेंथ रेंज है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना, वो लास्ट में होगा। ठीक है?
अभी फिलहाल के लिए बस इतना लिखो। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब जो पॉइंट्स है वो सब का सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। Electromagnetic waves are non-mechanical waves. That is, they do not require medium to propagate. That is, they do not require medium to propagate. ये वैक्यूम में रह बोलो ये वेव्स वैक्यूम में पास होगा या नहीं? अरे स्पेस में होता है या नहीं? स्पेस में स्पेस ही से तो आता है ना, अल्ट्रावायलेट रेस, गामा रेस, कॉस्मिक रेस, तो ये तो स्पेस में भी ट्रेवल कर सकता है और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। इसलिए ये क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसको मीडियम का जरूरत नहीं है। क्लियर है ये पार्ट? इट कैन ट्रेवल इवन विदाउट प्रेजेंस ऑफ मीडियम। इज इट क्लियर? ये नॉन मैकेनिकल है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। Electromagnetic waves are transverse in nature. Electromagnetic waves are transverse in nature. That is, the vibration of electric and magnetic field. That is, the vibration of electric and magnetic field in electromagnetic waves. That is, the vibration of electric and magnetic field in electromagnetic waves is perpendicular to the direction of propagation of wave. That is, the vibration of electric and magnetic field in electromagnetic wave is perpendicular to direction of propagation of wave. अब यहाँ पे देखो, बेसिक बता रहा हूँ होता क्या है। चाहो तो लिख भी सकते हो। यहाँ पे देखो वेव्स को कैटेगराइज कैसे करते हैं, दो तरीके से कैटेगराइज करते। रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, बेसिकली क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। मीडियम जरूरत है या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? अगर मीडियम रिक्वायर्ड है, मीडियम अगर रिक्वायर्ड है तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। एग्जांपल क्या है मैकेनिकल वेव का? साउंड। एग्जांपल साउंड। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। दूसरा एग्जांपल है वाटर वेव्स या वेव्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब रोप में जो वेव जनरेट होता है वो मीडियम के थ्रू ही तो हो रहा है ना। ये मीडियम है इसलिए वेव जनरेट हुआ रोप में। क्लियर? या वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? मैकेनिकल वेव। अच्छा, बेस्ड ऑन मीडियम रिक्वायर्ड। इफ नो मीडियम रिक्वायर्ड, अगर कोई मीडियम का जरूरत ना हो, नो मीडियम रिक्वायर्ड, ये लिख लेना। इसको क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जांपल लाइट, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पूरा का पूरा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको ट्रैवल कर, ये देखो ये मीडियम में भी ट्रैवल करेगा, नहीं हो तब भी, जरूरी नहीं है कि मीडियम चाहिए इसको, इसलिए ये क्या है? नॉन मैकेनिकल। ट्रैवल बोथ इन मीडियम एंड विदाउट मीडियम। अरे क्लियर ये पार्ट? मतलब कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है मीडियम का। क्लियर? अगर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो मीडियम का तब वो कौन सा कैटेगरी में आता है? मैकेनिकल। अगर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है तब वो क्या आएगा? नॉन मैकेनिकल। क्लियर? ये है फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वेव बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। सेकंड है नेचर ऑफ वाइब्रेशन। नेचर ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर? नेचर ऑफ वाइब्रेशन का बेसिस में फिर दो टाइप में डिवाइड करते। एक होता है ट्रांसवर्स वेव,
और दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब देखो ध्यान से, ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या होता है, यहां देखो ये हो गया लिखना, ये क्लियर है ना? चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं फिलहाल के लिए, ये हो गया। ट्रांसवर्स वेव देखो क्या है, एग्जांपल साउंड वेव। यहां पे देखो, मान लो ये साउंड आ रहा है, ये क्या है, साउंड। फॉर एग्जांपल ये साउंड इधर से आ रहा है और ये एयर है, ये क्या है, एयर, एयर का पार्टिकल्स, ये एयर का पार्टिकल्स है। बताओ ये एयर पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होगा? अगर एनर्जी इधर से आ रहा है तो एयर पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट होगा बताओ? ऐसा ऐसा होगा ना, बोलो ऐसा ऐसा वाइब्रेशन होगा ना, क्लियर? तो देखो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज along the direction of propagation of wave। सॉरी इसको चेंज कर लो, चलिए ये लॉन्गिट्यूडिनल लिखो इधर, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। इधर साउंड का एग्जांपल ले लिया ना, उधर लिख देना ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? वाइब्रेशन किसके अलोंग है बताओ? अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब जिधर वेव मूव कर रहा है, इस टाइप का वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एग्जांपल क्या है इसका? साउंड वेव। बोलो यहां तक कोई डाउट है? क्लियर? अच्छा अब ट्रांसवर्स वेव क्या है? अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हुआ तब उस टाइप का वेव को क्या बोलेंगे? बोलो। फॉर एग्जांपल वेव इन स्ट्रिंग, मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्लियर है? एक वेव इधर जा रहा है, एक वेव कहां जा रहा है? उधर। मान लो एक वेव जनरेट किया तो ये इधर जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना, क्लियर? तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है देखो, अगर ये वाला पार्टिकल कुछ टाइम के बाद, देखो ये वेव फिर इधर आ जाएगा ना कुछ टाइम के बाद, क्लियर? तो बेसिकली देखोगे तो पार्टिकल कैसा वाइब्रेट कर रहा है? पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और वेव का डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन किधर है वेव का? इधर। डायरेक्शन ऑफ वेव तो इधर है ना, क्लियर? और पार्टिकल का मूवमेंट क्या है? अप एंड डाउन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इस टाइप का क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। इफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल perpendicular to propagation of wave, उस टाइप का वेव को क्या बोलते हैं? बोलो। को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल क्या है ट्रांसवर्स वेव का? वेव इन स्ट्रिंग। एग्जाम्पल क्या है? वेव इन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स में जो वेव जनरेट होता है वो। दूसरा एग्जाम्पल EMW waves are also what? Transverse. EMW waves are also transverse in nature. A clear everyone? ये कॉपी करो फास्ट। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर? चलो उसके बाद ये लाइन लिख लेना लास्ट में। साउंड वेव क्या होता है बताओ? मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल? इसको मीडियम चाहिए, मैकेनिकल है ये। लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडिनल, ये दोनों याद रखना। साउंड वेव मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडिनल होता है। EMW वेव्स या लाइट, या इसको आप सिंपली लाइट भी बोल सकते हैं, ये मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल? ये नॉन मैकेनिकल है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, इसलिए तो आपको बोला ना मैंडेटरी, ये वर्ड होना चाहिए वहां पे, मैंडेटरी। अगर मीडियम जरूरी है ही तब वो क्या है? मैकेनिकल। अगर मीडियम जरूरी नहीं है, मतलब दोनों ही केस में फ्लो कर सकते, तब कौन सा है?
समझ में आया, इसलिए वो मैंडेटरी था, ठीक है ना, क्लियर ये पार्ट। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ये एग्जाम में आता है, याद रखना ही है, नेचर पूछता है कभी कभी साउंड वेव्स का, ईएमडब्ल्यू वेव्स का, क्लियर ये पार्ट। ये वेव्स का टॉपिक है, वेव्स में पढ़ोगे डिटेल में, अभी जस्ट बेसिक ऊपर ऊपर वाला पार्ट बताया, क्लियर। वेव्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम एंड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन्वॉल्व, क्लियर। अगर वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल साउंड, तो वो कौन सा कैटेगरी में आता है, लॉन्गिट्यूडनल। अगर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहा है डायरेक्शन से, तो वो ट्रांसवर्स का कैटेगरी में आता है। एग्जांपल वेव्स ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव्स, ये दो चैप्टर ही है क्लास 11 में, साउंड वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट ईएमडब्ल्यू वेव्स, अब ईएमडब्ल्यू वेव क्यों ट्रांसवर्स है उस पे आते हैं, अब पूरा, अब वापस से आते हैं ईएमडब्ल्यू पे, क्लियर। वो क्या था, पॉइंट नंबर 3 था ना, पॉइंट नंबर 4 लिखो ईएमडब्ल्यू वेव का, ये हो गया सबका। पॉइंट नंबर 4 ईएमडब्ल्यू वेव का, देखो यहाँ पे ईएमडब्ल्यू वेव होता क्या है, यहाँ पे देखो कैसे बनता है ईएमडब्ल्यू वेव्स, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये होता है इस तरह से, ध्यान से देखना, ये इस तरह से होगा। मैंने 3 एक्सिस लिया, एक्स वाई जेड, ये एक्स लिया, ये मान लो वाई लिया, और ये क्या लिया, जेड लिया, क्लियर। ईएमडब्ल्यू वेव्स बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों ही ऑसिलेट करता है। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लो वाला पार्ट, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, जेड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, और वेव कहा जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहाँ है, बोलो, एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ऑसिलेट कर रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन, ये वाला प्लेन, क्लियर। और डायरेक्शन बोलूं तो वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, दोनों का बीच एंगल कितना है 90, और डायरेक्शन इधर, दोनों ही वाइब्रेशन डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है 90, तो इसलिए ये क्या है, ट्रांसवर्स। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ये है मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, क्लियर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है, ये होता है बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम। इसको अच्छा तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बुक में ऐसा दिखेगा, यहाँ देखो बुक में ऐसा दिखता है, ये जो ऊपर नीचे है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाते हैं, डॉट बना देते हैं, क्लियर ये पार्ट। डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा ऐसा, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अच्छा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो, प्लीज यहाँ देखो, जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में हो, दोनों इंटरचेंजेबल है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ये पार्ट, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर, बताओ कौन सा डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन का, समझ में आ रहा है या नहीं, और वाइब्रेशन वाई और जेड में हो रहा है, ये पार्ट क्लियर है। ऑटोमेटिकली अगर इसको मैं ई मानूं तो ये क्या बन जाएगा, बोलो बी, क्लियर। ये अगर ई है अप एंड डाउन, तो इनसाइड आउटसाइड क्या है बी, ये अगर बी रहता है तो इनसाइड आउटसाइड क्या हो जाएगा ई। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लियर ये पार्ट। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। इसके नीचे लाइन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, electric field and magnetic field oscillates perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation of wave. Electric field and magnetic field oscillates perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave. Clear? इसलिए ये क्या है, ट्रांसवर्स. क्लियर एवरीवन? बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर? नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स exhibits properties like electromagnetic waves exhibits properties like reflection, refraction. Electromagnetic waves exhibits properties like reflection, refraction, diffraction and polarization. अब ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है, ठीक है, ये चैप्टर का पार्ट नहीं है ये वाला, ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है जितना भी है, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. क्लियर ये पार्ट? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम. Electromagnetic waves carries energy and momentum. ठीक है, electromagnetic waves carries energy and momentum and transfers it from source to observer and transfers it from source to observer and transfers it from source to observer. क्लियर ये पार्ट? क्लियर? नेक्स्ट लिखो, लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स. एक्सीलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स. अब यहां पे देखो, electromagnetic waves are produced by accelerating charged particle. क्लियर ये पार्ट? यहां देखो ध्यान से, होता क्या है, यहां देखो, बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म का एकदम पहला फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं मैग्नेटिज्म चैप्टर का, वहीं से ये लिंक है इसलिए बता रहा हूं. यहां देखो, सबसे लिखना नहीं है, जो लिखाना है बाद में लिख बता दूंगा. अगर मैं एक वायर ले लूं इस तरह से, वायर में चार्ज, ये चार्ज वायर है, ठीक है ना, ये चार्जेस है. क्लियर है ये पार्ट? और यहां पे एक चार्ज रख दूं तो ये चार्ज वायर इस पे फोर्स लगाएगा या नहीं, ये बताओ. लगाएगा, क्योंकि इसके वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लगाएगा, फोर्स. बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? तो चार्ज क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्लियर है? अब मैग्नेटिज्म का शुरुआत कहां से हुआ था? मैग्नेटिज्म का शुरुआत हुआ था यहां से. मान लो एक करंट कैरिंग वायर है I, और इसके बगल में कोई एक चार्ज रख दिया. समझ में आया कि नहीं? तो देखा गया कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है. ये मान लो चार्ज है, क्यू चार्ज, ये करंट कैरिंग वायर है, उसके बगल में एक चार्ज रख दिया, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा. क्लियर ये पार्ट? तो बताओ, अगर फोर्स नहीं लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्या? बोलो, करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा?
चार्ज, पहले बताओ अगर मान लो ये रॉड है, इस पे मैं बाहर से चार्ज लगा दूं, चार्ज डाल दिया इस पे, तो ये चार्ज रॉड हो गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा? अरे ये चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहां तक कोई डाउट है क्या? अच्छा मान लो जैसे ये वायर है, इसमें इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, इसमें करंट जा रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है क्या? अगर मैं यहाँ पे मान लो एक चार्ज रख दूं, अरे मान लो एक छोटा सा बलून है, बलून को रब कर दिया, बलून हो गया चार्ज्ड, बलून को यहाँ पे रख दिया, तो उस बलून पे फोर्स लगेगा क्या, ये पूछ रहा हूं, बताओ। एक मिनट रुक जाओ। हेलो दादा, अभी तो हम बाहर है, थोड़ा शाम 6 बजे आ सकते हो क्या आप? ठीक है, कल आ जाना। ठीक है। ये समझ में आ रहा है या नहीं? मान लो एक चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड, ये रॉड है, इसको बाहर बाहर से चार्ज दे दिया, प्लस पॉजिटिव चार्ज दे दिया, क्लियर? ये पार्ट क्लियर है ये? और ये टेबल है, मान लो टेबल पे एक छोटा सा बलून है, बलून को रब कर दिया, इस पे भी कुछ चार्ज आ गया, समझ में आई कि नहीं? तो बता इन दोनों का बीच में कुछ फोर्स लगेगा या नहीं? हाँ लगेगा ना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, क्या करेगा? रिपेल। अच्छा हो क्या, बेसिस क्या है रिपल्सन का? ये चार्ज यहाँ पे क्या क्रिएट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर और नॉट? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाया QE, ये पार्ट क्लियर है? तो चार्ज्ड वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब मैं चार्ज रॉड या वायर का बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लेन वायर का बात कर रहा हूं जिसमें करंट फ्लो होता है। अब ये करंट कैरिंग वायर है, वही टेबल यहाँ पे, वही चार्ज्ड बलून, बताओ इस पे कोई फोर्स लगेगा या नहीं? उस बलून पे फोर्स लगेगा या नहीं? हाँ बोलो। अच्छा लगेगा तो कौन लगा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है क्या? हाँ या मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है? नहीं, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ना ही मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बलून रुका हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सबसे पहला वायर क्या है, यहाँ पे देखो, अगर कोई वायर, पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे बाहर से चार्ज डाला था, यहाँ पे कोई बाहर से चार्ज डाला है क्या? नहीं, लेकिन इसके अंदर चार्ज है, हर मटेरियल के अंदर चार्ज होता है, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर? तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? देखो मान लो ये एटम है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरऑल न्यूट्रल है ना, एक एटम जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल ये क्या है? न्यूट्रल। अगर कोई चीज न्यूट्रल मतलब ये चार्ज नहीं है, इसका नेट चार्ज कितना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं। तो करंट कैरिंग वायर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज चाहिए, इसके पास चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज कितना है? जीरो। बाहर से तो कोई चार्ज डाला नहीं, अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज कितना? जीरो। तो इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अरे ये बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये चार्ज इस तरह से रखा हुआ है, कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए था, नहीं लगा, क्लियर ये बात? अब हुआ क्या, यहाँ पे देखो ओवरऑल प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ यहाँ पे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये जो यहाँ तक कोई डाउट है, ये चार्ज है, ये चार्ज, वो इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके पास भी चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, नेट चार्ज कितना है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर? अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस पे फोर्स नहीं लगना चाहिए था, और फोर्स नहीं लगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर? प्रॉब्लम तब हो गया जब एक दिन इसको मान लो इधर, ये एक्चुअल में ऐसे ही डेवलप हुआ था एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज रखा हुआ था, और चार्ज जब जब रखा हुआ था तब तक उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन एक दिन गलती से उस चार्ज को वेलोसिटी दे दी, मतलब आंख से लग गया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। मान लो मैं इधर वेलोसिटी दे दिया, तो चार्ज को जाना कहाँ? बताओ, ये तो फोर्स लगा रहा है, मान लो एक वायर है,
ये वायर है, इसके सामने में थोड़ा सा बलून रखा हो, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा था, बलून ऐसे था ऐसे ही रहा। एक दिन मेरे हाथ से गलती से बलून पे इस तरफ फोर्स लग गया, बलून को जाना कहाँ चाहिए ऊपर, बलून का पास होना चाहिए ऊपर, लेकिन हुआ क्या, ये अपना पास से डिफेक्ट हो गया, यहीं से फिर मैग्नेटिज्म का शुरुआत है। अभी तक क्या पता कि इलेक्ट्रिक वायर इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, ये समझ में आया। अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं तो ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, ये अपना पाथ से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट। क्यों हुआ डिफ्लेक्ट, मतलब कोई फोर्स लगा है, बिना फोर्स का कोई चीज डिफ्लेक्ट होगा क्या, तो फोर्स क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, वो फोर्स किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अरे क्लियर है ये बात। वो जो डिफ्लेक्शन आया वो किसकी वजह से आया, डिफ्लेक्शन वाज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये बात क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किस पे फोर्स लगाता है, मूविंग चार्जेस, रेस्ट चार्जेस पे फोर्स नहीं लगाता। तो चार्ज जब रेस्ट में था तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन उसको जब वेलोसिटी दिया तो मूव करने लगा, लेकिन डिफ्लेक्ट हो गया। फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस क्या होता है, क्यू v क्रॉस p। अगर v जीरो है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स आएगा क्या, तो ये बात क्लियर है एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है। इससे क्या पता चला, करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता। क्लियर ये बात। नेक्स्ट आता है मूविंग चार्जेस। नेक्स्ट क्या आता है, मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या था, इलेक्ट्रो और स्टैट मतलब है चार्ज एट रेस्ट, या चार्ज क्या था एट रेस्ट, क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ा है क्या चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अच्छा मूविंग चार्ज, चार्ज मूव करता है, क्योंकि ये चार्ज है तो इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो रुका है या चल रहा है उसे कोई बात नहीं, ये बात क्लियर है। चार्ज का प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस। वो रुका है या चल रहा है या मूव कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही। तो चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये भी चार्ज ही है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ये बात क्लियर है। तो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा किसी भी चार्ज, मूविंग चार्ज क्या एडिशनल प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सा है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, अगर चार्ज रिलेटेड मतलब वेलोसिटी या तो बढ़ता है या तो घट रहा है, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन नॉट जीरो, ये समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक्सीलरेटेड है, क्या है एक्सीलरेटेड है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही ऑसिलेट करना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बेसिकली made of electric field and magnetic field oscillating perpendicular to each other and perpendicular to the direction of rotation of wave. ये बात क्लियर है, ये पूरा चीज पता रहना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं कॉलम बना दे रहा हूँ, वो याद कर लेना। क्लियर, ये कॉलम लिख लो। नहीं मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बोल रहा हूँ, चार्ज का थोड़ी बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, नहीं। इसका ये तो खुद करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका तो बात ही नहीं करता, मैं इसको देख रहा हूँ कि इसको फोर्स लग रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं लगा होगा, कोई दूसरा फोर्स लगा, उसी दूसरा फोर्स को नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स।
और देखा गया कि मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है जब चार्ज क्या करे, मूव। रेस्ट चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। क्लियर है ये बात? हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स सब में लगेगा। क्लियर? वो मूव करे नहीं करे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ये बात क्लियर है? ये प्रॉब्लम देखो, देखो सबसे पहला क्या है, वायर। इलेक्ट्रिक या करंट कैरी वायर है, करंट कैरी वायर क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? नेक्स्ट है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड उसका प्रॉपर्टी है, करना ही है। रेस्ट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं करेगा। नाउ मूविंग चार्ज, चार्ज moving at constant velocity और जीरो एक्सीलरेशन, या ब्रैकेट में लिखो अनएक्सीलरेटेड, क्या प्रोड्यूस करेगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या? चार्ज है, करेगा। मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्लियर? बोलो, यहाँ पे कोई डाउट है क्या? अब लास्ट है एक्सीलरेटेड चार्ज। एक्सीलरेटेड, अगर चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, क्योंकि वो चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड होगा, मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन की वजह से EMW वेव भी आ रहा है। क्लियर ये बात? बोलो, यहाँ पे कोई डाउट है क्या? क्लियर है ना ये? इसके नीचे लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। यही बताना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। Electromagnetic waves are produced by accelerated charged particles. Here, ये पूरा properties of electromagnetic waves. 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और क्लास, एक और है ना?